हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्यारे दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 12th के लिए जो बोर्ड एग्जाम फरवरी के मंथ में होने वाला है, उसके लिए मॉडल पेपर नंबर 3 लाए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपके नेक्स्ट होने वाले एग्जाम में। और इन्हीं मॉडल पेपर्स में से आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं अधिकतर, जो डेस्क वर्क में दिए होते हैं, क्योंकि ये सारी आपके जो मॉडल पेपर जारी होता है वो ब्लूप्रिंट के बेस पे होता है, ठीक है। और इसी बेस पर क्या होता है, पूरा जो बोर्ड का पेपर होता है वो रिलीज होता है, जारी होता है, और उसी के आधार पर क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो बच्चों, इसको देखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, हम देखते हैं पहला इसमें है, स्टार्टिंग में देख लेते हैं इंग्लिश कंपलसरी अनिवार्य इंग्लिश 3 घंटे 15 मिनट है, मार्क्स है 80 नंबर का है। जनरल इंस्ट्रक्शंस यानी कि सामान्य दिशा निर्देश है इसमें है, यानी कि रोल नंबर लिखना है आपको, और सारे क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत कंपलसरी है, यानी कि अनिवार्य है, यानी कि आपको आता है नहीं आता है आंसर जरूर लिख के आना है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। और इसमें चूज टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे, यानी कि अथवा में या 2 में से 1 करना, 3 में से 2 करना, 4 में से 3 करना, इस प्रकार के क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं सेक्शन ए में, ठीक है। तो हमारा स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट है इसमें, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी कि गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं उनके आंसर हमें ध्यान से देने हैं। तो देखो बच्चों, इसमें क्या होता है कि हमें जो गद्यांश पढ़ना आता है नहीं आता है, ट्रांसलेशन आता है नहीं आता है, हम नहीं उसका इसके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। अगर आपको इसका ट्रांसलेशन आता है, पढ़ना अच्छे से आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है फिर भी आप इसके आंसर आसानी से लिख पाओगे। मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार से लिखना है, वो विशेष ध्यान रखना है आपको। तो हम नॉर्मली देख लेते हैं, द एंड ऑफ द sumptuary laws did not mean that everyone in European societies could not dress in the same way, यानी कि इसमें यूरोपियन जो यूरोप वासी थे उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें ड्रेसअप के बारे में बताया गया कि लोग, गरीब लोग किस प्रकार की ड्रेसअप पहनते थे, पोशाक पहनते थे, अमीर किस प्रकार की पोशाक पहनते थे। उन पोशाकों के आधार पर ही क्या होता था, उनमें डिफरेंस होता था, लोग अमीरी गरीबी को देख पाते थे। इस प्रकार से ये गद्यांश में दिया गया है, बहुत बड़ा गद्यांश है। तो हम सीधे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मान लो आपने गद्यांश पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, फिर भी हम ध्यान से देख लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें इसमें है, व्हाट वाज द मेन क्वेश्चन रेज्ड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके बारे में भी बताया गया है। तो फ्रांस की क्रांति के बारे में बताया गया है। तो पहले क्वेश्चन की जो लाइन है ये देखिए, रेज्ड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, मेन क्वेश्चन। तो फर्स्ट का इसका आंसर फर्स्ट लाइन में अधिकतर मिल जाता है हमें। तो हम देख लेते हैं, ये देखिए इसमें, द एंड ऑफ द समटरी लॉज डिड नॉट मीन द एवरी यूरोपियन सोसाइटी कुड नॉट, इसके आगे है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो बच्चों यहाँ से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैड रेज्ड क्वेश्चन इक्वलिटी एंड एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज, यहाँ से लेकर और हम यहाँ तक प्रिविलेज तक इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन की लाइन हमें इसमें मिल चुकी है और हमने पॉइंट से लेकर पॉइंट तक इसका आंसर लिख दिया है। कुछ नहीं करना है आपको, क्वेश्चन की लाइन मिलानी है और आंसर लिख देना है। अगला है, हाउ वर द वुमन ग्रूम्ड इन विक्टोरियन इंग्लैंड, यानी कि जो विक्टोरियन एज था, विक्टोरिया काल था, उसमें इंग्लैंड के अंदर महिलाएं किस प्रकार की ड्रेसअप पहनती थी, यानी कि किस प्रकार से साज सज्जा रखती थी। तो उसमें देखो ये लाइन मिली है हमें, वुमन इन विक्टोरियन इंग्लैंड वर ग्रूम्ड। देखो पूरा क्वेश्चन की लाइन मिल रही है, देखो वही मीनिंग्स मिल रही है, वही लाइन हमें मिली है। तो हमने गद्यांश में से ढूंढा, फ्रॉम चाइल्डहुड टू बी डोसाइल डोसाइल एंड ड्यूटीफुल सबमिशन ओबीडियंट, ठीक है। तो यहाँ से लेकर इसका आंसर बी का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ध्यान से। क्वेश्चन है इसमें, सी व्हाट डिफाइंड द काइंड ऑफ क्लॉथ्स द रिच एंड द पुअर वोर, यानी कि पुराने किस प्रकार की जो गरीब और अमीर किस प्रकार की पोशाक पहनते थे। तो इसमें सी का आंसर हम देखते हैं, ये लाइन मिलाते हैं और लाइन हमें मिलती है, देखते हैं ध्यान से। और ध्यान से देखने पर ये देखिए, द पुअर कुड नॉट ड्रेस लाइक द रिच और नॉट ईट सेम फूड, ठीक है। यहाँ से लेकर हम यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसका सी का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की लाइन मिल चुकी है और आसानी से आप प्ले और पॉज करके वीडियो को ध्यान से इसे देख सकते हैं, ठीक है।
सी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। डी देख लेते हैं, बिसाइड वियरिंग व्हाट एल्स डिड द स्टाइल्स ऑफ क्लॉथिंग एम्फसाइज। तो ये वाली लाइन हम ढूंढ लेते हैं। ढूंढने के बाद में हमें डी का आंसर देखते हैं, और डी का आंसर ये वाली लाइन हमें यहाँ मिल चुकी है। देखिए, स्टाइल्स ऑफ क्लॉथिंग आल्सो एम्फसाइज डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमन। तो ये डी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन की लाइन मिली है और हमने आसानी से इसमें उत्तर लिख दिया है। अगला ही एक क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटीज मेड वन मस्क्यूलाइन। ठीक है, अब ये वाली लाइन हमें जो ढूंढनी है वो देखते हैं, सर्च करते हैं हम। ये गद्यांश में ये देखो, सीरियस स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट एंड एग्रेसिव वुमन वर सीन एंड फ्रिवोलस डेलिकेट पैसिव डोसाइल नॉर्म्स। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी क्वेश्चन की लाइन हो जाएगी और पॉइंट तक हम इसका आंसर लिख देंगे। अगला है, कुछ नहीं करना है, लाइन मिलाना है क्वेश्चन के और उत्तर लिख देना है। व्हाट क्वालिटीज, एफ है इसमें क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटीज मेड वन फेमिनाइन। ठीक है, तो एप का आंसर देख लेते हैं। एप का आंसर हम देखते हैं ध्यान से। इसमें एप की लाइन हमें कहाँ मिलती है देखते हैं। इसमें एफ की लाइन भी यही है, इसी के आसपास है जो हमने देखा था। ये देखिए, ऐप का आंसर है इसमें, द क्वालिटीज ऑफ फ्रिवोलिटी, डेलिसेसी, पैसिवनेस एंड डोसिलिटी मेड वन फेमिनाइन। तो इस प्रकार से इसका आंसर ये हो जाएगा। इसमें ये गद्यांश में से ली गई ये लाइन। अगला है इसमें क्वेश्चन है जी, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन। यानी कि पैसेज से शब्दों को ढूंढना है और जिसका अर्थ ये होता है जो लाइन बताती है। अ पर्सन एनिमल दैट क्वाइट एंड इजीली कंट्रोल, यानी कि एक जानवर या इंसान जो आसानी से चुप हो जाता है और नियंत्रित किया जा सकता है, उसको होते हैं डोसाइल। ठीक है, अगला है इसमें, अ पर्सन एनिमल दैट हैज क्वालिटी ऑफ एंगर एंड डिटर्मिनेशन। एक इंसान या जानवर जो गुस्सा और दृढ़ निश्चय का गुण रखता है उसको कहते हैं अग्रेसिव। ठीक है, अगला है इसमें थर्ड है, अ स्पेशल राइट और एडवांटेज। इसका मतलब होता है प्रिविलेज। ठीक है, तो इसका ये हो गया है कंप्लीट। आगे हम देखते हैं, सेकंड है जो पैसेज है सेकंड नंबर का, वो देख लेते हैं। ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पहले जैसा ही है, इसमें लिटरेसी रेट यानी कि जो साक्षरता की दर है, उस राजस्थान में साक्षरता की जो दर है वो 2011 की जनगणना के अनुसार बताई गई है। तो इस साक्षरता की दर के बारे में पूछा गया है, बताया गया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ राजस्थान 2011 सेंसस। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो साक्षरता दर कितनी थी। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन का आंसर अधिकतर पहली लाइन में मिलता है। देखो ये मिल चुका है, ये है 67.06%। तो ये एक आंसर हमें ये क्वेश्चन की लाइन मिल चुकी है और हमने इसमें आसानी से ध्यान से इसमें लिख दिया है। अगला है बी क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैड द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। यानी कि राजस्थान का कौन सा जिला सबसे ज़्यादा लिटरेसी यानी कि साक्षरता की दर रखता है। तो ये वाली लाइन जो क्वेश्चन की है वो ढूंढते हैं। ये देखो, कोटा इज हैविंग लास्ट लिटरेसी रेट। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा है, नाम पूछा गया, तो बी का आंसर, ये बी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सी क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से देखते हैं, विच ट्राइब इज लार्जली कॉन्सेंट्रेट इन द एरियाज अराउंड चित्तौड़गढ़, उदयपुर एंड डूंगरपुर। यानी कि कौन सी जनजाति अधिकतर चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर में से संबंधित है। तो सी का ये वाली लाइन ढूंढ लेते हैं हम। क्वेश्चन की लाइन ढूंढने के बाद में हमें मिला है, देखो ये लिख रहा है इसमें, द भील्स आर लार्जली कॉन्सेंट्रेट इन एरिया अराउंड चित्तौड़गढ़, उदयपुर एंड डूंगरपुर। तो ये लाइन जो क्वेश्चन की है वो आसानी से यहाँ मिली है और हमने ये लाइन को सेम ऐसे कैसे कॉपी करके हम इसका आंसर लिख देंगे। सी का आंसर हो जाएगा। अगला है डी क्वेश्चन है, इन विच हिंदू एपिक इज द मेंशन भील्स फाउंड। यानी कि भारत के कौन से ग्रंथों में भीलों को भील पाए जाते हैं, यानी कि भीलों की संस्कृति पाई जाती है। तो हम देखते हैं,
ये देखो, ये रहा हिंदू एपिक्स और महाभारत एंड रामायण। तो ये वाली क्वेश्चन की लाइन मिली है और डी का आंसर यहाँ हमें आसानी से मिल चुका है। कुछ नहीं करना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन की लाइन ध्यान से गद्यांश में ढूंढनी है और वो लाइन हमें कंप्लीट लिख देनी है। अगला है फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड ऑफ फॉरेनियर। फॉरेनियर माने विदेशी। विदेशी का उल्टा होता है इनहेबिटेंट यानी कि निवासी। ठीक है, इनहेबिटेंट माने होता है जो इनहेबिटेंट माने होता है जो निवासी होते हैं, स्थानीय निवासी। ठीक है, स्थानीय निवासी कहते हैं इसको, स्थानीय कहते हैं। अगला है एफ फाइंड आउट द सेम वर्ड ऑफ अ पर्सन हु फाइट्स इन अ बैटल। एक व्यक्ति जो युद्ध में लड़ता है उसको कहते हैं वॉरियर मानी योद्धा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला आ जाता है हमारा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें ध्यान से देखते हैं। सेक्शन बी राइटिंग का है। इसमें थर्ड क्वेश्चन है, इसमें यू आर सुमित्रा सुमित स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए डिबेट कंपटीशन ड्राफ्ट ए नोटिस एज ए कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल स्टूडेंट यूनियन। तो आपको क्या करना है बच्चों, आप का नाम सुमित्रा या सुमित है। ठीक है, आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर में पढ़ते हो। ठीक है, आपके विद्यालय में कोई वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और एक सांस्कृतिक सेक्रेटरी के रूप में आपको क्या लिखना है, एक ड्राफ्ट या नोटिस लिखना है। या तो आपको ये करना है या अथवा में ये करना है। ठीक है, या अथवा में आपको ये करना है यू आर अर्जुन अर्पणा योर स्कूल हैज बीन इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट in an inter-school won the sport painting competition organized by the Lions Club of your district. As general secretary of the painting club of your school respond the invitation accepting it formally। यानी कि जो आपको इनविटेशन दिया गया है कि आपके स्कूल के अंदर एक लॉयंस क्लब के द्वारा, जो आपके जिले में स्थित है लॉयंस क्लब, उसके द्वारा चित्रकला की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और आपको आमंत्रण दिया गया है, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, अब दोनों अथवा है तो हम देख लेते हैं, हम लिखेंगे नोटिस। ठीक है, तो नोटिस के बारे में हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, स्कूल का नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, कैपिटल लेटर में बड़े अक्षरों में। उसके बाद में दिनांक लिख देना, जैसे आज की दिनांक जो मैंने कल लिखा था, बनाया था इसको, तो 31 दिसंबर 2025 नोटिस लिखना है कैपिटल में। उसके बाद में कैपिटल यानी कि कैपिटल बड़ी एबीसीडी में हमें वो लिखना है जो इसका टाइटल है एनुअल इंग्लिश डिबेट यानी कि वार्षिक अंग्रेजी वाद विवाद प्रतियोगिता। ठीक है, तो हम सबसे पहले उसी क्वेश्चन में से लाइन ले लेते हैं। ओवर स्कूल विल हैव एन इंग्लिश डिबेट, इट विल बी ऑन 4th and 5th मार्च। ठीक है, अगला है इसमें स्टूडेंट्स कैन टेक पार्ट गिव योर नेम बाय 15th February प्राइज आल्सो देयर। ठीक है, यानी कि हमारे विद्यालय में 4 से 5 मार्च को जो इंग्लिश डिबेट प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट ईयर में मार्च के अंदर, और 15 फरवरी तक इसके जो भी इसमें भाग लेना चाहता है वो अपने नाम दे सकता है और जीतने वालों को उसमें इनाम भी दिया जाएगा। उसके बाद में सुमित लिख दिया हमने। सुमित की पोस्ट क्या है इसमें, कल्चरल सेक्रेटरी स्टूडेंट यूनियन। ठीक है, सांस्कृतिक आयोजन करता है इसमें, और विद्यालय जो संघ है, विद्यार्थियों का जो संगठन है उसका अध्यक्ष है। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये नोटिस आसानी से क्वेश्चन में से ही लिख दिया है। तो नोटिस लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कहाँ पर कैपिटल लिखना है, कहाँ स्मॉल लेटर लिखना है, और बीच में क्वेश्चन में से लाइन देख के और अपने अकॉर्डिंग इसमें लिख देना है। ये आसानी से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ है, यू आर द मॉनिटर ऑफ योर क्लास, यू ऑर्गेनाइज्ड एंड कंडक्टेड ए क्विज कंपटीशन इन योर क्लास, राइट ए रिपोर्ट ऑफ इट टू बी पब्लिश्ड इन द स्कूल मैगजीन इन अबाउट 100 वर्ड्स। यानी कि आप विद्यालय के क्या हो, अपनी कक्षा के क्या हो, मॉनिटर हो, और आपकी कक्षा के अंदर आपने क्या किया है, एक क्विज कंपटीशन यानी कि प्रश्नोत्तरी की जो प्रतियोगिता है उसका आयोजन किया है। उसके बारे में आपको रिपोर्ट लिखनी है। कहाँ पर लिखनी है, स्कूल की जो मैगजीन प्रकाशित होती है उसके बारे में
उसके अंदर उसको 100 शब्दों में लिखना है। यानी कि जो क्विज प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हुई उसमें क्या क्या किया गया उसके बारे में, डेट एंड टाइम, उसमें दिनांक लिखना है, टीम, सेट ऑफ क्वेश्चंस, टॉपिक्स, कंपटीशन, मीडियम एंड क्विज ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, इसके बारे में लिखना है। अगला है इसके बाद में है अथवा में दोनों में से एक करना है। राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल एआई का जो आजकल समय चल रहा है, और भी इसका चल रहा है, युग इसका चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होती है, जो बनावटी बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल मानी बनावटी, ठीक है, इंटेलिजेंसी मानी बुद्धिमत्ता। तो इसके बारे में एआई का आजकल समय चल रहा है, सब एआई का अधिकतर यूज कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। ठीक है, एआई से, एआई ऐसी चीज है जो आने वाले समय में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखेगी, और जो इससे, जो इसमें पारंगत हो जाएगा वही आगे सफलता प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि एआई का समय बहुत चल चुका है। सारे कार्य एआई से किए जाने लगे हैं, जिससे कम समय में अधिक काम हो जाता है। ठीक है, तो हमें इसमें जो ब्रैकेट के अंदर मीनिंग्स आई है, इनका यूज करते हुए हमें सेंटेंस बनाते हुए एआई के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिख लेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में शॉर्ट में, बिल्कुल मैंने इजी वर्ड्स में, इजी लाइंस में बताया है। इसमें लिखेंगे पहला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इज ए मशीन इंटेलिजेंसी। जो बनावटी बुद्धिमत्ता है वो एक मशीन यानी कि यांत्रिक बुद्धिमत्ता है, यंत्रों के द्वारा बनाई गई है। इट इज कॉल्ड एआई, इसे एआई कहते हैं। एआई वर्क्स लाइक ह्यूमन इंटेलिजेंसी, यानी कि एआई जो वर्क करती है, काम करती है, वो बिल्कुल मानव बुद्धिमान, मानव बुद्धि की तरह, यानी कि मानव बुद्धिमत्ता की तरह ही कार्य करती है। मशीन्स कैन लर्न एंड थिंक। ठीक है, यानी कि जो मशीनें हैं इसके अंदर क्या करती है, वो याद कर सकती है और सोच सकती है, जिससे इंसान आसानी से सोच पाते हैं और याद कर पाते हैं। ठीक है, अगला है मशीन्स कैन सोल्व प्रॉब्लम्स, यानी कि जो मशीनें हैं वो परेशानियों, जो भी कठिनाइयाँ, उनका सॉल्यूशन दे सकती है। अगला है रोबोट्स एक्ट लाइक ह्यूमंस। ठीक है, इसमें जो रोबोट होता है, एआई से रिलेटेड रोबोट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, विदेशों ने बहुत से लोग, जैसे जापान ने, चाइना ने बहुत सारे रोबोट्स बना लिए हैं एआई से रिलेटेड, वो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखाई देते हैं। अगला है एआई इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। एआई बहुत जल्दी, एआई का जल्दी से विकास हो रहा है, जल्दी जल्दी विकसित हो रही है। एआई चेंजेस ओवर डेली लाइफ। एआई हमारे जीवन को, रोजाना हमारे जो जीवन को बदलती जा रही है। एआई इज यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज। बहुत सारे जो कारखाने हैं, उद्योग है, उसके अंदर एआई का यूज किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी मेक्स लाइफ इजी। जो तकनीकी है एआई की, वो क्या कर रही है, हमारे जीवन को आसान बना रही है। एआई इम्प्रूव्स ओवर वर्क। एआई हमारे कार्य को, कार्य कुशलता को बढ़ाती है। एआई कैन बी रिस्की फॉर जॉब्स, यानी कि एआई लोगों के रोजगार के प्रति क्या है, बहुत खतरनाक हो सकती है। अगर अधिक से अधिक एआई का यूज किया गया तो लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारी मशीन से काम होने लगे तो इंसान काम करना, इंसानों का यूज करना बंद हो जाएगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए एआई एक बहुत खतरनाक चीज भी हो सकती है। इसलिए एआई का अधिक से अधिक यूज बहुत खतरनाक हो सकता है, जो मानवों के लिए, इंसानों के लिए। ठीक है, इसके बहुत विनाशकारी दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैंने एआई के बारे में बताया है। आप आसानी से इसे वीडियो को देख के, पॉज करके और प्रैक्टिस करके आसानी से इसे याद कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना, दोस्तों को, मित्रों को बताना, जिससे उनको भी ये प्रिपरेशन अच्छे से उनकी हो सके और उनमें एक तरह से कॉन्फिडेंस आ सके एग्जाम में पेपर लिखने का। ठीक है, अगला है फिफ्थ क्वेश्चन है, यू आर ललित गुप्ता, चेयरमैन रेजिडेंट वेलफेयर कमिटी शिवदासपुरा। द इनरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर टाउन इज कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू द ऑल द residents. Students struggle to maintain study schedules. Write a letter to the collector of your district complaining about the irregular supply of electricity in your town। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है, ध्यान से देखते हैं। कि यानी कि आप ललित गुप्ता हो, आप अपने जो एरिया है, वहाँ के जो लोग निवासी है, वहाँ की एक कमेटी है, उसके आप चेयरमैन हो,
जो कहाँ पर है, शिवदासपुरा में स्थित है। वो क्या है, कल्याणकारी एक संस्था है। और वहाँ पर क्या हुआ है, वहाँ की जो कस्बा है या आपका छोटी सी शहर है, उसके अंदर जो बिजली की जो आपूर्ति है वो बार बार में बाधित होती रहती है, जिससे लोगों को और विद्यार्थियों को परेशानी होती है पढ़ने में और लोगों को अपना कार्य करने में। इस प्रकार से आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जो बिजली की आपूर्ति अनियमित रूप से हो रही है उसकी कंप्लेंट करनी है, उसकी आपको सूचना देनी है। ठीक है, एक तो ये कर सकते हैं। उसके अलावा अथवा में है, यू आर मॉनिटर ऑफ क्लास 12 सी एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फागी मिसिज अनीता अधिचा Aditya lecturer in biology has been transferred to some other school। यानी कि आप कक्षा 12 सी जो सेक्शन है सी के उसमें मॉनिटर हो। ठीक है, कौन सी स्कूल है, गवर्नमेंट राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फागी, जहाँ पर श्रीमती अनीता जी जो बायोलॉजी की लेक्चरर है, प्राध्यापिका है, उनका स्थानांतरण दूसरे विद्यालय में हो गया है। अब कोई नहीं है पढ़ाने वाला। तो इसमें है द बायोलॉजी सिलेबस इज फार बिहाइंड शेड्यूल। यानी कि जो आपका समय दिया गया है, जिस समय में पाठ्यक्रम को सिलेबस को कंप्लीट करना है वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज द बायोलॉजी लेक्चर। यानी कि आपने प्रधानाचार्य जी को या प्रधानाचार्य को जो बायोलॉजी लेक्चरर है, बायोलॉजी के प्राध्यापक है, उनकी व्यवस्था करने के लिए आपको एक लेटर लिखना है, पत्र लिखना है। तो ये एक तरह से इजी है, तो इसको हम लिख लेते हैं। लेटर यानी कि पत्र है। ये आपके पत्र को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे डेट, उसके बाद में लिखेंगे द प्रिंसिपल, उसके बाद में विद्यालय का नाम, उसके बाद में शहर का नाम। ठीक है, उसके बाद में कोमा फुल स्टॉप कहीं नहीं लगाना आपको, शॉर्ट में फुल स्टॉप, ये पॉइंट लगाना है। शॉर्ट में लिखना है तो पॉइंट लगा देंगे। अगला लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी कि किस विषय पे आप पत्र लिख रहे हैं। टू अरेंज लेक्चरर इन बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी के लेक्चरर की व्यवस्था करने के लिए। अगला इसमें सर श्रीमान मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम द मॉनिटर ऑफ क्लास 12 सी। यानी कि सविनय विनम्र निवेदन है, सविनय नम्र निवेदन है कि मैं कक्षा 12 सी का क्या हूँ, मॉनिटर हूँ। और फिर उसके बाद में क्वेश्चन में से ही वो लाइन हम देख लेंगे। जो ये लाइन है मोस्ट रेस्पेक्टफुली, ये वाली लाइन तो आपको याद रखनी है हमेशा। जो आप लेटर जैसे यानी कि एप्लीकेशन में भी लिखते हैं और लेटर में इस प्रकार से रिलेटेड विद्यालय से संबंधित आ जाएगा, तो इसमें भी आप आसानी से लिख पाओगे। इसमें है विद्यालय के बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, राइट तक कंप्लीट आप लिख दोगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इसी में से योर को माई में चेंज कर देंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सेम कॉपी करना है। मिसेज अनीता आदित्य लेक्चरर इन बायोलॉजी हैज बीन ट्रांसफर टू सम अदर स्कूल। ठीक है, नो वन हैज बीन अपॉइंटेड टू रिप्लेस हर, यानी कि उनके स्थान पर किसी को भी नहीं लगाया गया है। अगला है, इसमें ध्यान से देखते हैं। सो द बायोलॉजी लेक्चरर बी अपॉइंटेड क्विकली सो द सिलेबस कैन बी कंप्लीटेड एंड स्टूडेंट कैन प्रिपेयर फॉर देयर हाफ ईयरली एग्जाम्स। यानी कि इसलिए समय पर इन लेक्चरर की व्यवस्था की जाए, जिससे विद्यार्थी का सिलेबस कंप्लीट हो सके और वो अपनी तैयारी अच्छे से कर पाए। ठीक है, इसके बाद में लिखेंगे काइंडली अरेंज ए बायोलॉजी लेक्चरर वेल इन टाइम टू कीप ओवर रिजल्ट एक्सीलेंट। यानी कि हमारे जो एग्जाम का रिजल्ट होगा, परिणाम होगा, उसको ठीक करने के लिए, उसको दुरुस्त यानी कि अच्छा रखने के लिए समय पर लेक्चरर की व्यवस्था की जाए। फिर उसके बाद में लिख देंगे थैंकिंग यू, उसके बाद में लिख देंगे योर्स ओबिडेंटली, उसके बाद में नाम लिख देंगे। जो भी आया है इसमें नाम नहीं आया है तो नाम हम अपना लिख देंगे। ठीक है, अगला है, इसमें वीडियो को पॉज प्ले करके आप आसानी से ये देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला है सेक्शन सी में है ग्रामेटिकल पोर्शन है। इसमें 6 क्वेश्चन है। फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। ठीक है, फ्रेजल वर्ब बननी है हमें। इसमें देखो, स्टूडेंट्स अर्ली इन द मॉर्निंग टू स्टडी, यानी कि विद्यार्थी सुबह जल्दी पढ़ाई करने को क्या करते हैं, उठते हैं, यानी कि गेट अप। तो ये हो जाएगा गेट अप। ठीक है, गेट अप हो जाएगा यानी कि उठते हैं। बी पॉइंट है इसमें, बी क्वेश्चन है कोलेरा में इन द सिटी, यानी कि हेजा शहर में क्या हुआ, ब्रेक डाउन, यानी कि फैल गया। ठीक है, तो ब्रेक डाउन मानी फैल गया। अगला है योर मदर विल सून, तुम्हारी माता जल्दी अब क्या होगा,
कम राउंड नहीं आएगा इसमें, कम बैक मानी वापस आना, तो इसमें आ जाएगा फ्रेजल वर्ब कम बैक। इस प्रकार से वाक्य को ध्यान से पढ़ते हुए वाक्य के भावार्थ और उच्चारण के अनुसार हमें इसमें जो फ्रेजल वर्ब्स है वो कंप्लीट बननी है और आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला है 7th क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट कंजक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। कंजक्शन यानी कि संयोजक का यूज करना है, ठीक है, संयोजक यानी कि जोड़ने वाला, ठीक है। तो इसमें देखते हैं देयर आर स्कूल्स इन विलेज इन सिटी, यानी कि गांवों में और शहरों में क्या है, विद्यालय है, तो एंड विलेज और शहर आ गया तो इसमें एंड का यूज कर देंगे, एंड मानी और। अगला है शी इज पुअर शी इज ऑनेस्ट, यानी कि वह गरीब है वह ईमानदार है, आल दो मानी यद्यपि, तो यद्यपि आ जाएगा इसमें, यद्यपि वह गरीब है और वह ईमानदार है। अगला है सी पॉइंट, इसमें रचना इज श्योर राहुल विल मेक ए मिस्टेक, रचना को बिल्कुल निश्चित रूप से पता है कि राहुल ने गलती की है, तो दैट का यूज कर देंगे इसमें, दैट का यूज हो जाएगा ये कंजक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8वां, इसमें कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्ट, यानी कि दो वाक्य दिए जाएंगे उसमें से उन दोनों को ऐड करते हुए जो ब्रैकेट में आया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ऐड करते हुए उन्हें एक में चेंज करना है। देखो, हिरोशिमा वाज वंस अ प्रॉस्परस टाउन, इट इज नाउ हीप ऑफ रूइंस, यानी कि हिरोशिमा जो जापान का एक शहर है, ठीक है, वो एक समय क्या था, बहुत ही खुशहाल, बहुत ही धनवान एक शहर था, एक छोटा शहर था, कस्बा था। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो अमेरिका ने क्या किया, 1945 में, अगस्त में 1945 में क्या वहां पर परमाणु बम गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर, ठीक है। लेकिन आज उसका समय यह है कि वो आज राख का एक ढेर है, विनाश का एक ढेर है, तो हमें क्या करना है, यूज फ्रेज इन अपोजिशन, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमें, हिरोशिमा वंस अ प्रोस्परस टाउन इज नाउ हीप ऑफ रूइंस, तो इस प्रकार से एक वाक्य में इसको हम चेंज कर देंगे। अगला है बी है, योगिता टुक ए पेन शी वांटेड टू राइट ए स्टोरी, योगिता ने एक पेन लिया और वह एक कहानी लिखना चाहती है, इन्फिनिटिव का यूज करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, योगिता टुक ए पेन, पहली लाइन को ऐसे कैसे लिखना है, उसके बाद में टू से जोड़ना है, टू राइट ए स्टोरी। अब शी वांटेड, ठीक है, अब पेन से हमें पता चलता है कि वो चाहती क्या है, लिखना ही तो चाहती है, तो शी वांटेड को हटा देंगे, जो अनावश्यक चीज है उसको हटा देंगे, ठीक है। तो योगिता टुक ए पेन टू राइट ए स्टोरी, यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। अगला है 9th क्वेश्चन है इसमें, तो दोस्तों ये आसानी से हमने इसका आंसर लिखा है। वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला है 9th क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द कंडीशनल वर्ब, ठीक है। तो कंडीशनल वर्ब पर नियम है, ठीक है। तो देखिए, व्हाट वुड यू डू इफ यू गो टू जयपुर, तो देखिए इसमें व्हाट वुड क्या है, ये मॉडल है और पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म में, यानी कि पास्ट टेंस यानी कि सेकंड फॉर्म में है, तो हम इसी का पास्ट टेंस लिखेंगे, गो का सेकंड फॉर्म लिख देंगे, पास्ट टेंस यानी कि गो की सेकंड हो जाएगी। व्हाट वुड यू डू इफ यू वेंट टू जयपुर, तुम क्या करोगे यदि जयपुर गए, ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। अगला है सीता वुड हैव कंप्लीटेड हर कोर्स इफ शी गेट बुक्स, ठीक है। अब देखिए इसमें वुड और हैव का यूज किया गया है, यानी कि पास्ट परफेक्ट का, तो हम इसमें पास्ट परफेक्ट का यूज कर देंगे, तो हैड गोट आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अगला है इसमें पैसेज नंबर, इसमें है टेक्सचुअल क्वेश्चन है, इसमें है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, गिवन बिलो क्वेश्चन, पैसेज गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और उत्तर देना है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, he made them an odd moments from material he got by begging in the store at the big farms, but even so the business was not especially profitable, so he had to resort to both begging and pretty thievery to the
कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। इस प्रकार से ये गद्यांश है और इस गद्यांश के बारे में मैं मोटे मोटे रूप में आपको बता देता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, इसमें ये बताया गया है कि एक बार एक व्यक्ति क्या करता था, चूहे पकड़ने के जो पिंजरे होते हैं वो बेचता था इधर उधर आसपास में, गांव में घूमकर, आसपास के स्थानों पर घूमकर। वो क्या करता था, जो चूहेदानी बनाता था वो आसपास के जो पुराने कचरा होता था या पुराने लोहे होते थे, लोहे के टुकड़े, उनसे बनाता था। लेकिन उसका जो ये व्यापार था वो उसके लिए सफल नहीं हो पाया, उसके लिए प्रॉफिटेबल यानी कि लाभकारी नहीं हो पाया, उसको लाभ नहीं हुआ। तो इसके बारे में बताया गया है, इसको हमने पढ़ा, आपने पढ़ा ध्यान से, या इसको पढ़ लेंगे एक बार ध्यान से, और नहीं भी पढ़ते हैं फिर भी हम इसको ध्यान से कैसे करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, द मैन वेड द रेड रेप ऑफ वाई फ्रॉम द मटेरियल ही गोट। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन आई थी ये हमारे इसी गद्यांश में कहाँ आई थी। ठीक है, ये देखो, बहुत बेगिंग एंड प्रेटी थाइवरी। ठीक है, तो ये देखो क्या करता था, ये मांगता था आसपास में जो खेत खलियान होते थे, वहां कूड़ा करकट होता था, वहां से वो मांगता था। तो वो जो रेड ट्रैप बनाता था, चूहेदानी बनाता था, वो किस सामान के बनाता था, तो ये देखो, बेगिंग इन स्टोर्स एट बिग फार्म्स। ठीक है, तो ये आंसर इसका आ जाएगा। अगला है, द लाइफ ऑफ ए वाजाबॉन्ड इज, यानी कि जो घुमंतु लोग होते हैं उनका जीवन कैसा होता है। तो बच्चों इसमें चार ऑप्शन आए हैं, चारों में से देख लेते हैं। इसमें देखते हैं, केयर फ्री एंड एंटरटेनिंग, सैड एंड मोनोटोनस। अगला है हैप्पी एंड गुड, जो इधर उधर घूमते रहते हैं उनका जीवन क्या होता है, हैप्पी रहता है, खुश रहते हैं वो, आसपास में उनमें किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती है। ठीक है, तो वो इस प्रकार से उनका लाइफ जीवन यापन करते हैं। अगला है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ मैन अलाउ हिमसेल्फ टू बी टेम्पटेड टू टच अ बैट। ठीक है, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, ये गद्यांश में से पूछा गया है और गद्यांश में से हम लिखेंगे इसमें, मैन गेट व्हाट ही डिजायर, यानी कि व्यक्ति जो चाहता है, यानी कि जो इच्छा करता है वो प्राप्त कर पाता है। ठीक है, तो यानी कि अगला क्वेश्चन है इसमें, डी क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ डिड द मैन अपीयर फिजिकली, यानी कि शारीरिक रूप से किस प्रकार से वो अपने आप को प्रकट करता है। तो इसमें जो क्वेश्चन है डी, डी का आंसर, ये वाली जो क्वेश्चन की लाइन है हम इसको ढूंढेंगे। देखो इसमें है, ये यहाँ पर मिला है हमें इसका आंसर, ये देखिए, हीज क्लोथ्स वर रैक्स इन चिक्स वर शंकन एंड हंगर ग्लिम्ड इन इन आईज। तो ये हो जाएगा इसमें डी का क्वेश्चन, क्वेश्चन की लाइन मिली है और हम आसानी से इसको उत्तर को लिख लेंगे। फिजिकली मानी शारीरिक रूप से, तो शारीरिक रूप से हमें यहाँ मिला है। ठीक है, देखिए चिक्स, ठीक है, आईज, ये शारीरिक, शारीरिक यानी कि शरीर के बारे में बताया गया है, तो हम आसानी से ये लाइन इसको हमने लिखी है। अगला है ई क्वेश्चन है, व्हाट आइडिया स्टक द मैन ड्यूरिंग हिज मेडिटेशन, यानी कि जब वो ध्यान करता है तो कौन कौन से विचार उसके दिमाग में आते हैं। तो देखिए, ये रहा, द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड एंड सीज इन सिटीज एंड विलेज आर नथिंग बट ए बिग रेट रैप, यानी कि जो समुद्र है, शहर है, गांव है, ये कुछ नहीं है, एक तो बड़ा एक सारा पिंजरा है इंसानों के लिए। ठीक है, अगला है, विच थिंग डिड द वर्ड ऑफर एज ए बेट अकॉर्डिंग टू द मैन। ठीक है, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। एफ का क्वेश्चन का आंसर हमें कहाँ मिलेगा, तो देख लेते हैं। देखो ये रहा, इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉय, शेल्टर, फूड, हीट एंड क्लॉथिंग। ठीक है, तो ये आंसर इसमें आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा एफ का। ठीक है, लाइन मिली और उत्तर हमने लिख दिया। अगला हमारा है 11वां क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड, 6 लाइनों में यानी कि 60 शब्दों में उत्तर देना है किसी एक का। तो देखो पहला है, व्हाट आइडिया अबाउट उबर्टो इको पर्सनैलिटी डू यू फॉर्म फ्रॉम द इंटरव्यू ही गेट टू मुकुंद पदम।
तो क्वेश्चन है बच्चों इसमें, जो उबर्टो इको पर्सनालिटी उसकी व्यक्तित्व के बारे में लिखना है। जब इंटरव्यू किसने लिया था? मुकुंद पद्मनाभन ने। तो इसके बारे में हम लिखते हैं, उबर्टो इको कम्स अक्रॉस एज विटी इंटेलिजेंसी, ठीक है, and humorous thinker who loves books and ideas. He is curious and enjoy playful कंजर्वेशंस, ठीक है। तो ये आसानी से हम ये आंसर लिखेंगे, बिल्कुल शॉर्ट और इजी लैंग्वेज में मैंने बताया है। तो हम उबर्टो इको जो उसकी व्यक्तित्व था उसके बारे में ये बताया गया है, जब किसने? मुकुंद पद्मनाभन ने उसका इंटरव्यू लिया था। कौन सा पार्ट था हमारा? द इंटरव्यू। अगला क्वेश्चन है इसमें, हाउ डिड डगलस फील आफ्टर ही वाज सेव्ड, यानी डगलस ने कैसा महसूस किया जब उसे बचाया गया? तो हम लिखेंगे, डगलस फेल्ट ग्रेटफुल एंड रिलीव्ड आफ्टर ही वाज सेव्ड, ही वाज हैप्पी टू बी अलाइव एंड थैंकफुल टू हिज रेस्क्यूअर, यानी कि उसने अपने आप को बड़ा आजाद सा, जब उसे बचाया गया तो अपने आप को बड़ा ही ग्रेटफुल पाया, यानी कि जिसने उसे बचाया उसके प्रति वो कृतज्ञ उसने अपने आप को महसूस किया, वो बड़ा प्रसन्न था और उसके प्रति धन्यवाद देना चाहता था, ठीक है, जिसने उसको बचाया। तो क्वेश्चन 12th है इसमें है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स। जो दो प्रश्न आए हैं इनके 20 से 30 लाइनों में, यानी कि 2 से 3 लाइन में उत्तर देना है। पहला पार्ट आया है, इसमें आया है इंडिगो से, और दूसरा है लास्ट लेसन से। इसमें है, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग गांधी जी स्टे इन द मुजफ्फरनगर, यानी कि गांधी जी जब मुजफ्फरनगर में रुके थे तो क्या हुआ था? तो हम लिखेंगे इसका आंसर, गांधी जी विजिटेड अ स्कूल इन मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर, met students and inspired them with his ideas of non violence and freedom, यानी कि वहाँ के विद्यार्थियों को उन्होंने अहिंसा और आज़ादी के बारे में बताया था, ठीक है। अगला है इसमें क्वेश्चन है, सेकंड है इसमें, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कोज इन स्कूल दैट डे, यानी कि बर्लिन के अंदर उन दिनों में कौन सा जो आदेश आया था उसके कारण क्या परिवर्तन हुआ? तो हम लिखेंगे, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन अनाउंस्ड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन अल्सास स्कूल्स, यानी कि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि केवल अल्सास के विद्यालयों में केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। सो फ्रेंच लेसन्स वर स्टॉप डेट डे, यानी कि उस दिन से फ्रेंच भाषा के जो भी अध्याय थे वो सब बंद कर दिए गए। अगला है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंजास विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, यानी कि संदर्भ और व्याख्या हमें लिखनी है कि कहाँ से लिया गया है, जो एक्सट्रैक्ट आया है, जो ये गद्यांश आया है, ठीक है। इस प्रकार का जो ये स्टैंजा आया है इसको हमें ध्यान से देखना है, उसके बारे में लिखना है। तो हम इसको पढ़ने के बाद में हमें पता चलता है कि ये रेफरेंस कहाँ से लिया गया है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले रेफरेंस। व्याख्या कैसे करते हैं? सबसे पहले रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम पेब्लो नेरुडा पोइम्स कीपिंग क्वाइट। पेबू ये है, इसमें पेब्लो नेरुडा की जो कविता है उसमें कीपिंग क्वाइट नाम से है, वहां से ली गई है। तो पहले सबसे पहले आपको ये लाइन लिखनी है, दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द, और इस लेखक का नाम और जो लेसन है उसके बारे में लिखना है। उसके बाद में कॉन्टेक्स्ट माने कॉन्टेक्स्ट लिखना है, दिस स्टांजा स्ट्रेस्ड ऑन बिल्डिंग ए पीसफुल एंड हार्मोनियस वर्ल्ड, यानी कि ये कविता किस पर जोर देती है, क्या संदेश देती है, उसके बारे में हमें लिखना है। यानी कि जो ये पद्य आए हैं ये क्या करती है, एक शांति और मानवीय सभ्यता के अंदर समायोजन के बारे में बताती है। अगला है एक्सप्लेनेशन, जो व्याख्या है कैसे लिखेंगे, द पोइट इन दीज लाइन्स अपील्स अस टू स्टॉप वेजिंग वॉर्स, युद्धों को रोकने के लिए कहता है, प्रोटेक्ट्स अर्थ एंड लाइफ पीसफुली, यानी कि धरती को बचाने और शांति से रहने के लिए हमें कहता है। तो बिल्कुल शॉर्ट रूप में मैंने इसको बताया, आप इसे ध्यान से देख सकते हैं, प्ले एंड पॉज करके इसे आप समझ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको गद्यांश की ये जो व्याख्या है वो आपको करनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से सीखे, वीडियो अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला है इसमें, सॉरी, हाँ तो दोस्तों इसमें आगे देखते हैं हम, क्वेश्चन है 14वां, इसमें आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन
अबाउट 60 वर्ड्स, 60 शब्दों में यानी कि 6 लाइनों में उत्तर देना है। पार्ट हमारा लेसन है माय मदर एट 66, ये लेसन है, उसमें क्वेश्चन आया है हाउ डज द पोएटेस ट्राई टू ओवरकम हर फेमिलियर एज एंड हर चाइल्डहुड फियर, यानी कि किस प्रकार से जो कवित्री है वो अपने जो पारिवारिक जो दर्द है ना, जो दुख है और अपने जो बचपन का डर है उसको कैसे वो छुटकारा पाना चाहती है। हम तो इसका आंसर मैंने बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताया है, हम लिखेंगे बाय एक्सेप्टिंग हर मदर्स ओल्ड एज एंड फाइंडिंग स्ट्रेंथ इन मेमोरीज ऑफ हर मदर्स लव। ठीक है, तो ये आंसर हम आसानी से इसको लिख लेंगे। अपनी जो उसकी माँ थी उसकी जो आयु थी, वृद्धावस्था थी, उसके बारे में सोचकर, ठीक है, और अपने माँ के प्रति, उनकी यादों के प्रति, उनके प्रेम के प्रति सोचकर अपने आप को वो मजबूत बना रही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रिफर्स टू, व्हाई इज व्हेन, व्हाई इज इट व्हेन द रोड साइड स्टैंड, ये लेसन है उससे क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे जब चाइल्डिश लॉन्गिंग इज द पोइट्स विश टू बाय अ रोड साइड फ्रूट स्टैंड, इट इज वैन बिकॉज शी कैन नॉट अफोर्ड इट। ठीक है, तो ये इसका आंसर बिल्कुल शॉर्ट रूप से और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैंने बताया है, तो आप इस प्रकार से इसकी प्रैक्टिस करें, इसको याद करने और सीखने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन इसमें 15th है, आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन टू 20 to 30 वर्ड्स, 2 से 3 लाइनों में इसका उत्तर देना है। लेसन है इसमें, इसमें है कीपिंग क्वाइट और सेकंड है ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर। पहला इसमें हम देख लेते हैं व्हाट विल बी एन एक्सोटिक मोमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे एन एक्सोटिक मोमेंट इज अ साइलेंट अनयूजुअल एक्सपीरियंस दैट फील्स स्पेशल एंड ब्यूटीफुल। ये बिल्कुल शॉर्ट रूप में मैंने बताया है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला है व्हाट डू यू थिंक ऑन्ट हैज मेड टाइगर सो डिफरेंट फ्रॉम हरसेल्फ, तो इसका आंसर बिल्कुल शॉर्ट रूप में मैंने बताया है ऑन्ट मेड टाइगर्स डिफरेंट फ्रॉम हरसेल्फ टू टीच चिल्ड्रन इमेजिनेशन एंड वंडर। तो ये बिल्कुल शॉर्ट में और इजी लैंग्वेज में इसको बताया गया, आप इसे प्रैक्टिस करें और इसको याद कीजिए। अगला है 16 क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। इसमें है लेसन है एनिमी से क्वेश्चन क्या आया है, सदाओ वाज गिल्टी और नॉट, राइट इन योर ओन वर्ड, यानी कि सदाओ की गलती थी या नहीं थी, अपने शब्दों में लिखो। ठीक है, तो हम लिखेंगे सदाओ वाज नॉट गिल्टी फ्रॉम द ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू एज ए ड्यूटीफुल डॉक्टर ही सेव्ड द प्रिजनर, हीज प्रोफेशनल इस प्रोफेशन कंपेल्ड हिम टू सेव द लाइफ ऑफ एनिमी सोल्जर, यानी कि सदाओ जो डॉक्टर थे उनकी क्यों कोई गलती नहीं थी, उन्होंने मानवीय सेवा के लिए अपने जो दुश्मन थे वहां के कैदियों की भी उन्होंने जान बचाई थी, उनका इलाज किया था। ठीक है, अगला है बी क्वेश्चन, इसमें डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ द राइटर ऑफ अंटार्कटिका, यानी कि अंटार्कटिका में जब लेखक ने यात्रा की थी उसके बारे में लिखना है। लेसन है हमारे जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की अंत की यात्रा। तो हम लिखेंगे इसमें द राइटर ट्रेवल्स टू अंटार्कटिका ऑन अ शिप विद साइंटिस्ट, ही एक्सपीरियंसेज एक्सट्रीम कोल्ड सीज, आइसी लैंडस्केप्स एंड लर्न अबाउट नेचर पावर, यानी कि वह अंटार्कटिका में एक जहाज के अंदर वैज्ञानिकों के साथ में गया था और उनका अनुभव ये रहा कि उन्हें बहुत सर्दी का, यानी कि बहुत सर्दी लगी, यानी कि उन्होंने बहुत सी बर्फ, बहुत सारी चट्टानें और पृथ्वी की शक्ति को देखा, यानी कि पृथ्वी जो प्रकृति है उसकी शक्ति के बारे में उन्होंने जाना। तो ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताया गया, आप इसे आसानी से प्रैक्टिस करके समझिए। अगला है 17 क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स, 2 से 3 लाइनों में उत्तर देना है। इसमें पहला क्वेश्चन है हाउ डिड द नरेटर कम आउट व्हेन ही लॉस्ट हिज वे एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, तो इसमें है थर्ड लेवल जो लेसन है, चैप्टर है, उससे आया है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे ही आस्क्ड अ टिकट क्लर्क फॉर हेल्प एंड रीच द थर्ड लेवल। ठीक है, ये बिल्कुल शॉर्ट में बताया गया है, आप इसकी आसानी से इसकी प्रैक्टिस करके इसको याद कर सकते हैं। अगला है बी है व्हाट डू पीपल थिंक एंड से अबाउट डेयरी।
लोग डेयरी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। क्वेश्चन हमारा जो लेसन है ऑन द फेस ऑफ इट, इससे आया है। इसका आंसर बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताया गया है। पीपल थिंक डेयरी इज बिटर एंड अवॉइड हिम बिकॉज ऑफ हिज ब्रंट फ्रेश। यानी कि उसका जो जला हुआ चेहरा था उसके कारण वो क्या करती थी, उसका जो स्वभाव था बड़ा कड़वाहट भरा था और वो लोगों को बिल्कुल उनकी उपेक्षा करती थी, यानी कि उनकी तरफ ध्यान नहीं देती थी। अगला क्वेश्चन है इसमें 18 है, इसमें ध्यान से देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एज आंसर। तो बच्चों इसमें जो क्वेश्चन आए हैं आपके लेसन से आए हैं, इसमें पहला है व्हाट वाज कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। तो टेम्पल के बाहर क्या था, पोंगल ऑफरिंग, ये आ जाएगा इसका थर्ड का आंसर, थर्ड आ जाएगा इसमें। अगला है हाउ डिड दे इन्फॉर्म अबाउट ब्रेकफास्ट, तो इसका होगा रैंग द बेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें हाउ वॉज द हाउस ऑफ मिस्टर लेम, तो इसमें लिखेंगे ह्यूज हाउस विथ गार्डन, बड़ा घर और किसके साथ था, बगीचे के साथ, यानी कि बगीचे के साथ में एक बड़ा सा घर था उनका। अगला है व्हाट वाज अंडर द फीट ऑफ द स्टडी टीम, तो इसमें आएगा आंसर 1 मीटर थिक आइस पैक, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है इसमें ई है, इसमें व्हेन सदाओ वाज अ बॉय ही क्लाइंब द पाइन्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें ध्यान से देखते हैं हम, एफ है इसमें व्हाट डिड द टाइगर किंग डू विद द स्किन्स ऑफ टाइगर्स, तो इसका आंसर होगा एडॉन्स हिज पैलेस वॉल्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी फॉर हाउ मेनी डेज डिड द साइक्लिस्ट नॉट गेट ऑफ फ्रॉम हिज बाइक, तो इसमें आएगा 3 डेज, 3 दिनों तक वो नहीं उतरा था। अगला क्वेश्चन है इसमें एच वेयर डिड डेरी टू गो अगेन, तो इसमें आएगा टू द हाउस ऑफ मिस्टर लैम्ब। ठीक है। अगला है व्हाट वाज केप्ट हिडन इन द हाउस ऑफ दीवान, तो इसमें आ जाएगा आंसर अ टाइगर। इस प्रकार से बच्चों, प्यारे दोस्तों, हमने इस जो मॉडल पेपर था आपका बोर्ड क्लास जो 12th क्लास के लिए इंग्लिश का कंपलसरी में अनिवार्य इंग्लिश का, उसको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल व्याख्या के साथ, बिल्कुल समझ के साथ हमने इसको सोल्व कराया है। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे से आगे आपके लिए बिल्कुल सरल और बिल्कुल इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं आपके एग्जाम के लिए वो ला सकें। तो बच्चों, प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और नई साल की आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके बोर्ड एग्जाम में आपके अच्छे नंबर न आए, बहुत अच्छे नंबर आए, आप अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छे डिवीजन के साथ आप एग्जाम को क्वालिफाई करें और अपनी जो लाइफ का स्ट्रगल है उसमें हमेशा सफलता प्राप्त करते रहो। ठीक है। इसके लिए आपको अग्रिम बधाई और अग्रिम बधाई के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका जो प्यार और विश्वास हमें मिल रहा है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।